प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सॉल्यूशन, जो कि आपके मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसका सॉल्यूशन मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन अभी जो है अथवा पाठ के लिए ये सॉल्यूशन दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को अथवा पाठ की रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खंड के सॉल्यूशन को। यहाँ पर देखिए, आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के आंसर देने हैं। फटाफट आंसर्स देखेंगे। भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए? तो कुरुक्षेत्र में गए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 80 शब्द का अर्थ जो है बाण है। यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे? तो 20 गांव मांगे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था? तो कृष्ण को बांधना जो असाध्य कार्य था। उल्टे हरि को बांधने चला, यहाँ हरि शब्द का अर्थ जो है भीष्म है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका उल्टे हरि को बांधने चला। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर पंक्ति का जो हमें लोकोक्ति मिलाना था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा गया ओज गुण में खालिस्तान वर्ण की प्रधानता होती है, तो इसमें द्वित्व या संयुक्त एवं पुरुष वर्ण की प्रधानता होती है। उसके बाद में केशव दास ने कवि प्रिया में खालिस्तान दोषों का विवेचन किया है, तो यह काव्य का विवेचन किया है। उसके बाद में दोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में सरोठा छंद, जो सरोठा है दोहे का जस्ट ठीक उल्टा होता है। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की खालिस्तान यानी एक से अधिक बार या बार बार आवर्ती होती है। उसके बाद में उपमा अलंकार के खालिस्तान अंग होते हैं, तो इसके 4 अंग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए। तो भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इस तरह से जो है आपको वाक्य जो है जिसमें भ भ का बार बार में आपका अ, आवरण हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ भी भिन्न भिन्न निकलता है, वहाँ पर है यमक अलंकार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है, मीडिया की भाषा में बिट का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो उत्तर पहले ही बता चुका हूं इन सबके, लेकिन अभी अथवा पाठ भी बताऊंगा, तो ये आंसर यहाँ से नोट करेंगे। आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। इसका चौथा क्वेश्चन है, सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? तो सरल और समझ का नियम जो है वो लागू होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम आपको बताना है। व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि, ये चारों आप नाम लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? तो उनको भारतेंदु जी के नाटक अति प्रिय थे, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर मिल जाएगा। धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? और सुमिरनी के मन के अध्याय के आधार पर जो आपको धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं इस अध्याय के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद जो है इसके लेखक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? तो निराला की दिव्यंत पुत्री जो है सरोज पर ये केंद्रित है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं। कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है? तो वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी है। और एक नाटक में मुख्यतः कितने अंक होते हैं? तो एक नाटक में मुख्यतः 3 अंक होते हैं। उसके बाद में कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु जो है कथानक होता है। उसके बाद में आपका बी पार्ट जो है, इसमें आपका समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में आपको समझाना है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इसको हमने लिखा हुआ है। इसका 5वां क्वेश्चन जो है लिखते समय, टाइप करते समय थोड़ा ऊपर चला गया है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? और संक्षेप में लिखना है। पत्रकार जो है वो पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक और फ्रीलांसर पत्रकार, 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। पसोवा नामक स्थान की विशेषताएं संक्षेप में लिखनी है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखा गया है। 6ठे नंबर का आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन जो है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि अज्ञे द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? तो यह आंसर आप 7वें का यहाँ से लिख लेंगे। सारे आंसर्स मैं पहले ही करवा चुका हूँ, तो बार बार मैं वीडियो में अपना टाइम और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फटाफट आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, केशव दास और विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय जो आपको देना है। तो यहाँ पर हमने केशव दास जो है, आप पहले देखेंगे तो इस केशव दास के बारे में जो है आप लिख देंगे आराम से, और यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर। इसके अथवा पार्ट में जो है हमने किसका दिया था? विद्यापति का देना है हमें, क्योंकि अथवा में क्या पूछा गया है इसने कि अथवा विद्यापति का देना है, तो विद्यापति का भी देंगे, तो कि आपका एक भी एग्जाम में अगर गलती से कोई क्वेश्चन अथवा वाला आ जाए तो आप छोड़ ना पाए। तो यहाँ पर विद्यापति का जो है साहित्यिक परिचय देख लेंगे यहाँ से। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरि गोविंद को क्यों बुलाया? संक्षेप में आपको बताना है। तो ये भी हमने आपको पहला जब मॉडल पेपर इसको सॉल्व किया था तो उसमें बता दिया था, और यहाँ पे जो है अथवा के आंसर हम दे रहे हैं। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, श्री राम
के अश्वों की किससे तुलना की गई है और क्यों, और संक्षेप में इसको बताना है। तो यहाँ पर जो अश्वों की तुलना जो है कमल के पुष्प से की गई है, क्योंकि श्री राम अश्वों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, ममता कालिया और निर्मला वर्मा में से किसी एक का साहित्यिक परिचय जो आपको देना है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा ममता कालिया का, और इसके नीचे हम चलेंगे निर्मला वर्मा को देखने। तो यहाँ पर निर्मला निर्मला वर्मा के बारे में बताया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है? सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में लिखना है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है, भैरव जो है, भैरव की पत्नी जो है वो उसके पति के मार के डर से वो जो है उसमें छुप जाती है। वो वाली आपको लाइन जो है यहाँ पे पंक्ति को लिख करके समझा देना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रूप ने भूप दादा को छक्का क्यों दिया, धक्का क्यों दिया, छक्का कह रहा हूँ, धक्का क्यों दिया। और आरोह अध्याय के आधार पे आपको जो है इसको बताना है। तो 13वां क्वेश्चन का आंसर आप जो है यहाँ से लिख लोगे। और हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा, ये अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में इसको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा लाइन में, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि आपका जो जितना क्वेश्चंस का आंसर बनता है उतना ही लिखना है हमें। सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर हमने यहाँ लिखा है। खंड स में आ चुके हैं। खंड स में आपसे पूछा गया है, चार हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, कैसे, ये आपको बताना है। ये आपको कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। और इसमें अथवा में है, लेखक द्वारा शंकर भगवान की मूर्ति को गांव वालों को क्यों लौटा दिया गया, कच्चा चिट्ठा अध्याय के आधार पर इसको बताना है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। पहले ऊपर वाले का जो चार हाथ वाला है उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, और इसका अथवा पार्ट में जो शंकर भगवान की मूर्ति वाला, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो अथवा पार्ट का भी किया गया है, तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको छोड़ा जाए। और यहाँ पर जो है हिमालय किधर है, इस प्रश्न का बालक ने क्या उत्तर दिया और क्यों, इसको आपको अध्याय के आधार पर बताना है। अथवा में है, एक कम कविता के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात भारतवर्ष की स्थिति का चित्रण जो है आपको विस्तार से बताना है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का आंसर आपको पहले बच्चे वाला करेंगे, पतंग उड़ाने में व्यस्त था वो वाला, तो यहाँ पर जो है आप उसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद में एक कम जो है कविता के आधार पर जो है आंसर आप यहाँ पे अथवा पार्ट वाला यहाँ से दे देंगे। इसके बाद आते हैं हम 18वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे आज के शहर नियोजन और इंजीनियरों द्वारा तथा पुरातनों नियोजनों में क्या अंतर बताया गया है, ये आपको बताने हैं। और उसके अथवा में है, तुम खेत में रोते हो, इस कथन को सुनकर सूरदास का पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको जो है सूरदास की झोपड़ी से बताना है। तो 18वें क्वेश्चन का अथवा पार्ट का भी आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले पार्ट का जो है, आज हमारे जो आज के इंजीनियर समझते हैं कि पानी का प्रबंध वे ही जानते हैं, पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते, तो ऐसा भी नहीं है, इसको हमें यहाँ पे समझाएंगे। अथवा पार्ट जो है इसका सूरदास वाला, उसको यहाँ से आपको लिखना है। पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन है आपको कंप्लीट मिलेंगे, 1 बाय 1 वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आपका जो है फिर आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत सारे प्रश्न जो है डबल प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। खंड जो है द, इसमें आपको ये पठित काव्यांश को पढ़ना है आपके चैप्टर से, और इनको पढ़ने के बाद में जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि इसमें बोला है कि किसी एक का जो है सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो यहाँ पर जो है ये इसका, और इसका अथवा में एक और है, ये रहा। यहाँ पर इस दोहे को भी आपको पढ़ना है, यानी कविता को पढ़ना है। और इसका जो सबसे पहले अथवा पाठ से पहले वाले का जो है सप्रसंग जो हम बता देंगे, ये केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है, और उसकी फिर व्याख्या कर देंगे। तो व्याख्या जो है आपको उसी आधार पर करना है, जितने नंबर का, 4 नंबर की व्याख्या है, तो 4 नंबर के हिसाब से आप पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से समझाते हुए लिखेंगे। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसका विशेष जो है वो ज़रूर ध्यान रखेंगे कि साहित्य की बात कर रहे हैं, साहित्य में विशेष का बहुत महत्व है। अथवा जो है पाठ, इसमें आपको फिर से प्रसंग जो है लिख देना है, जो कि आपके पदावली से अवतरित जो है विद्यापति द्वारा रचित जो है उससे है। और यहाँ पर फिर व्याख्या कर देंगे, और उसकी विशेषताएं जो है हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या करके, और इसके बाद में जो है विशेषताएं नीचे की तरफ लिख देंगे। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी का एक का व्याख्या जो है आपको प्रसंग सहित करना है। तो यहाँ पहले तो आपको गद्यांश पद्यांश थे, अब गद्यांश है आपके। तो यहाँ पे गद्यांश का जो है पहला वाला जो है एक एक ये है, और दूसरा वाला जो है अथवा पार्ट ये है। तो इन दोनों का आंसर्स देखते हैं हम नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका उत्तर जो हम देंगे, यहाँ पे प्रसंग देंगे। प्रसंग आप यहाँ से लिख सकते हैं, पूरा का पूरा प्रसंग जो है आपके सामने है। तो इस प्रसंग को नोट करेंगे, और इसके बाद में आपका जो है व्याख्या जो है हम यहाँ से नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप देख लीजिए इस व्याख्या को, और इसके आगे के जो है व्याख्या को मैं दिखा देता हूँ। इसमें विशेष भी आपको मेंशन करना है, विशेष जरूर मेंशन करेंगे हमेशा, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो है विशेष का ये लिख देंगे। अथवा पाठ का जो है सब प्रसंग यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश जो है निर्मल वर्मा जहाँ कोई वापस नहीं यात्रा व्रत से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसको बता देंगे प्रसंग, और इसके बाद में इसकी व्याख्या कर देंगे। तो यह व्याख्या रहा। ठीक है, इस तरह से पूरी की पूरी व्याख्या है। इस व्याख्या को कंप्लीट करेंगे आप। इसका विशेष जो है वो जरूर लिखेंगे आप। तो यहाँ पे विशेष जो है हमने लिख दिया। इसके बाद में 400 शब्दों में किसी भी एक पर आपको निबंध लिखना है। मैंने सारे निबंध आपको दे दिए हैं, तो सारे निबंध आप जो है याद करेंगे। तो यहाँ पर जो है बढ़ती तकनीक सुविधा
सुविधा या समस्या, ये पार्ट है ना। तो इसका संकेत बिंदु क्या है? प्रस्तावना तकनीक के विकास का प्रभाव, सुविधा एवं समस्या, तकनीक से जुड़े नवीन मुद्दे, उपसंहार सभी कर देंगे। तो प्रस्तावना दे देंगे सबसे पहले, उसके बाद में आधुनिक तकनीक क्या है उसके बारे में पॉइंट बना देंगे हम, उसके बाद में सुविधा या समस्या दोनों ही हैं, तो यहाँ पर जो है हम इसको कर देंगे कंप्लीट। और इसके बाद में तकनीक से जुड़े नवीन मुद्दे जो है उसको भी हम समझाएंगे, और उसके बाद में हमारा उपसंहार जो अंतिम आ जाएगा, तो यहाँ पर जो उपसंहार लिख देंगे। उसके बाद जो बी पार्ट में पूछा गया आपसे, प्राकृतिक आपदाएं कारण और निवारण, तो इसके बारे में संकेतिक बिंदु वही प्रस्तावना, सबसे पहले आपदा के प्रकार, कारण और निवारण के उपाय, और फिर उपसंहार जो है आपदा के प्रकार बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है उत्तराखंड का। उसके बाद में कारण बता सकते हैं हम, तो कारण भी जो है आपका जरूर लिखना है, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो जरूर लिखनी है हमें। और फिर उसके निवारण और उपाय भी जो है हम जरूर बताएंगे, तो निवारण और उपाय जो है यहाँ से आप लिख लेंगे पूरा का पूरा। और उपसंहार जो पांचवा पॉइंट है इधर आ गया है, टाइपिंग करते समय मिस्टेक होती है, ऊपर नीचे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नीचे कर लेना और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। छठा, उसके बाद में स पार्ट जो है, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो यहाँ पे प्रस्तावना जो है आपको देनी है। उसके बाद में आपको शिक्षा का वांछित रूप जो है उसके बारे में, शिक्षा के प्रयास और जो है शिक्षा का जो है वांछित रूप बता देंगे। उसके बाद में पाठ्यपुस्तक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार जो है वो बता देंगे, यानी कि प्रयास हो गया ये। और इसके बाद में उपसंहार लिख करके इसको खत्म कर देंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना, फिर जीवन में जो है विज्ञान क्षेत्र जो है उनके क्या क्या महत्व हैं, और उपसंहार कर देंगे हम। तो यहाँ पर है प्रस्तावना, प्रस्तावना को बड़ी बात ही समझा करके जीवन के विविध विज्ञान क्षेत्रों में विज्ञान का क्या महत्व है उसको थोड़ा सा समझा देंगे दूसरे पॉइंट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से। और यहाँ पर जो है लास्ट में हम उपसंहार भी लिख देंगे। तो इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से हमने सॉल्यूशंस को दिया है। अगर आप इन सभी चीज़ों को देखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलना, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर्स की तैयारी के लिए कंप्लीट चीज़ें डाली गई हैं। अगर वहाँ से आप पढ़ते हो तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे अंक लेने वाले हो। यहाँ पे प्रस्तावना जो है आपका जो है इसका कोरोना काल और शिक्षा के ऊपर, तो यहाँ पे प्रस्तावना बता देंगे कोरोना काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, कोरोना काल में विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। और जो है मोबाइल था तो पहले तो दूरी थी, अब ज़रूरी हो गया क्योंकि मोबाइल से ही जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो उसको हम ज़रूर बताएंगे। उसके बाद में कोरोना काल में विद्यार्थियों का क्या प्रभाव पड़ा है, तो अब ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से और भली भाली परिचित है, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में अंतिम जो इसका बचेगा वो हो जाएगा हमारा उपसंहार। तो यहाँ पे उपसंहार हमने कंप्लीट किया। तो इस तरह से जो है हमारा ये हिंदी साहित्य का जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सभी को बहुत संतुष्टि मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल के साथ में, ताकि आपकी मोर सपोर्ट कर सकूँ, मोर आपको जो है नंबर के सोर्सेज जो दे सकूँ, मोर सोल्यूशंस दे सकूँ। तो ज़रूर आप शेयर करेंगे और लाइक प्रेस जरूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।